दक्ष की आत्मिक शक्ति भी अन्य लोगों की आत्मिक शक्तियों की तरह हवा में बह गई और बैंगनी बादलों में चली गई। जब आपकी आत्मा धरती और आकाश में विलीन हो जाती है तो कैसा लगता है? ये बैंगनी आत्मिक शक्ति आपकी आत्मा को बैंगनी बादलों में विलीन होने देता है और फिर बैंगनी बादल धरती और आकाश में विलीन हो जाते हैं। आपकी आत्मा अप्रत्यक्ष रूप से धरती और आकाश में विलीन हो जाती है। दक्ष ने सोचा उसकी आत्मिक शक्ति बैंगनी बादलों की शक्ति में समाती रही। उसे सचमुच ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा धरती और आकाश के साथ मिल गई हो। इस तरह उसकी आत्मा और भी ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। वह इस तरह से हमले करने के लिए आत्मिक शक्ति और धरती और आकाश की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। दक्ष ने यह भी देखा कि उसकी आत्मा की रक्षा बहुत बढ़ गई थी। इसलिए अगर उसकी आत्मा पर हमला भी होता तो उसे तोड़ना मुश्किल होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यदि योद्धा पृथ्वी और आकाश के महान और प्राकृतिक इरादे को समझना चाहते थे तो उन्हें अपनी आत्मा को पृथ्वी और आकाश के साथ एकाकार करना आवश्यक था। यह उनकी शक्ति का अंग बन जाता था। बैंगनी आत्मिक शक्ति का आनंद लेने के लिए सभी के पास 3 दिन हैं। अगर आप आत्मिक शक्ति का उपयोग करके लड़ते हैं तो आपको स्वयं जिम्मेदारियां उठानी होंगी। गोल्डन इको रिच का द्वंद्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आप शारीरिक आक्रमण नहीं कर सकते, केवल आत्मिक आक्रमण कर सकते हैं। गोल्डन इको रिच के महान सम्राट ने कहा क्षेत्र बहुत विशाल था। अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके लड़ना आम बात थी। इसके अलावा बहुत से लोग ज्यादा बैंगनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए वे निश्चित रूप से इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले थे। इस तरह वे संबंधित सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दक्ष ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वह एक महान सम्राट बनना चाहता था। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार था। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि भविष्यवक्ता उसके क्लोन की तलाश कर रहा था ताकि उसे बता सके कि उसने प्राचीन अभिलेख में क्या पढ़ा था। फॉर्चून शाइन में दक्ष का क्लोन तारों भरे आकाश में पैर मोड़कर बैठा था और साधना का अभ्यास कर रहा था। इस समय भविष्यवक्ता बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दक्ष के क्लोन ने अपनी आंखें खोली और भविष्यवक्ता की ओर देखा। शिक्षक, उसने भविष्यवक्ता का अभिवादन करते हुए कहा। भविष्यवक्ता ने दक्ष की ओर देखा। वह शांत होने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने दक्ष से कहा, मुझे प्राचीन अभिलेख मिल गया है। हो सकता है मेरे पास कोई अच्छी खबर ना हो। बताए शिक्षक, दक्ष ने कहा, भले ही उसे महान सम्राट स्तर तक पहुंचने में सालों लग जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते वह किसी दिन ऐसा कर सके। प्राचीन अभिलेख में सिर्फ एक ही वाक्य था, तैयार हो जाओ। भविष्यवक्ता ने कहा, ठीक है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। भविष्यवक्ता ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा, निषिद्ध लोगों का कोई साधना स्तर नहीं होता। वे महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच सकते। उसकी बात सुनकर दक्ष हैरान रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मुंह बनाया और कहा, निषिद्ध लोगों का कोई साधना स्तर नहीं होता। वे महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच सकते। क्या वह सचमुच महान सम्राट स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा? दक्ष ने सोचा। शिक्षक, आपने कहा था कि उस समय एक निषिद्ध व्यक्ति के कारण एक महायुद्ध छिड़ गया था, जिसका अर्थ है कि वह योद्धा अत्यंत शक्तिशाली था। इसका क्या अर्थ है? क्या वह अत्यंत शक्तिशाली योद्धा महान सम्राट स्तर को भेद नहीं सका? दक्ष ने पूछा। उसे समझ नहीं आया। एक निषिद्ध शरीर वाला व्यक्ति महान सम्राट स्तर को भेद क्यों नहीं सकता? वह एक साधना सम्राट के रूप में शक्तिशाली महान सम्राटों या यहां तक कि स्वर्गीय सम्राटों को भी कैसे मार पाएगा? और फिर पवित्र सम्राटों को मुझे भी नहीं पता। एक निषिद्ध व्यक्ति के रूप में जीवन कठिन जरूर होगा। शायद आप अपनी छोटी दुनिया में इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर सकें। पूर्व निषेध व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता, हालांकि वह निश्चित रूप से एक भयानक योद्धा था। निश्चिंत रहे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी या कोई भी चीज आपको रोक सकती है, भविष्यवक्ता ने कहा। दक्ष ने गहरी सांस ली। हालांकि भविष्यवक्ता उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दक्ष को लग रहा था कि उसकी दुनिया उसके चारों ओर दह रही है। कितना दबाव था। अगर वह महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच पाया तो वह क्या करेगा? हिमवंश के साथ उसके समझौते का क्या होगा? मून इंपीरियल पैलेस का क्या होगा? वह इन सब बातों को सुलझा नहीं पाएगा। दक्ष, मेरे साथ पुस्तकालय चलो। मैं तुम्हें कुछ कौशल सिखाऊंगा। शायद तुम्हें अपने लिए कुछ उपयुक्त मिल जाए, भविष्यवक्ता ने उससे कहा। दक्ष ने सिर हिलाया। फॉर्चून शाइन इतने सालों से मौजूद था।
शायद वहां भयानक कौशल भी होंगे। हो सकता है कि वह कुछ दिलचस्प बातें सीखे। उसने सोचा। भविष्यवक्ता ने मुड़कर राह भरी। उसने दक्ष को पूरा वाक्य नहीं बताया था। उसने उसे सिर्फ आधा ही बताया था क्योंकि वह चाहता था कि दक्ष खुद ही सब कुछ समझ ले। पर्पल स्टार क्षेत्र फॉर्चून शाइन में जो कुछ हुआ उसका असर दक्ष के असली शरीर पर पड़ा। इस समय दक्ष ने अपना सिर उठाया और बैंगनी बादलों को देखा। वह उलझन में लग रहा था। उसने कहा, मैं महान सम्राट स्तर को भेद नहीं सकता। मैं महान सम्राट स्तर को भेद नहीं सकता तो मैं साधना कैसे करूं? दक्ष की बात सुनकर कई लोगों ने दक्ष की ओर देखा। क्या हो रहा है? वह ऐसा क्यों कह रहा है? उसकी उम्र कितनी है? वह इतना ताकतवर है। उसकी स्वर्गीय ऊर्जा अद्भुत है। उसकी समझ की क्षमताएं कमाल की है। अगर उसे कुछ साल भी लग जाए तो भी वह महान सम्राट स्तर को भेज सकता है। उसे क्या हो गया है? उन्होंने सोचा। इसी समय किसी ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की। उसकी आत्मिक शक्ति एक विशाल ड्रैगन में बदल गई, जिसने बैंगनी आत्मिक शक्ति को सूंघ लिया। कई लोगों की आत्मिक शक्तियां आपस में टकरा भी रही थी। हालांकि हर बार कोई ना कोई पीछे हट जाता था। कुछ लोग घायल भी हुए और अपनी आत्मिक शक्ति को वापस ले लिया। इसके बाद वे पैर मोड़कर बैठ गए और आंखें बंद करके आराम करने लगे। कुछ लोग बेहद ताकतवर होते हैं। उनकी आत्मिक शक्ति अद्भुत होती है। किसी ने कहा, लोगों को ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हर बार जब लोग आते थे तो बैंगनी आत्मिक शक्ति के लिए लड़ते थे। ये सामान्य बात थी। इस समय 3 लोगों की आत्मिक शक्ति लगातार दहाड़ रही थी और भयानक मात्रा में बैंगनी आत्मिक शक्ति को सोंग रही थी। बहुत से लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए वे दूर ही रहे। दक्ष की आत्मिक शक्ति एक राक्षसी छाया में बदल गई। वह धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी क्योंकि वह बैंगनी आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर रही थी। लेकिन इसी समय एक भयानक ड्रैगन उसकी ओर बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, चले जाओ। विशाल ड्रैगन ने अपना मुंह खोला। वह दक्ष की आत्मिक शक्ति के साथ साथ बैंगनी आत्मिक शक्ति को भी अवशोषित करना चाहता था। दक्ष ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आत्मिक शक्ति एक विशाल मृत्यु दानव में बदल गई। वह खड़ा हुआ और अपनी काली आंखों से दुश्मन को देखा। वह एक स्याही जैसा काला और बैंगनी रंग के दानव जैसा लग रहा था। एक भयानक शक्ति उस व्यक्ति की ओर बढ़ गई। इधर वह विशाल ड्रैगन दहाड़ने लगा। अब वो मृत्यु ऊर्जा से घिरा हुआ था। मैं महान सम्राट स्तर को भेद नहीं सकता। मैं महान सम्राट स्तर को भेद नहीं सकता। भले ही मुझे देवताओं को हराना पड़े, मैं किसी दिन एक अद्वितीय योद्धा जरूर बनूंगा। दक्ष ने सोचा। वह दुखी था। उस समय भी उसने यही किया था। उसने ब्रह्मांडीय स्तर को भेदने का अपना उपाय ढूंढा था। मरो, उस व्यक्ति ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। विशाल ड्रैगन मृत्यु ऊर्जा से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन विशाल ड्रैगन हताश भी दिख रहा था। वह मरने वाला था। मेरी जान बख्श दो, उस व्यक्ति ने उन्मत्त होकर कहा। वह हताश था और उसका सारा अहंकार खत्म हो चुका था। लेकिन एक भयानक शक्ति हर दिशा से उसकी आत्मिक शक्ति की ओर बढ़ रही थी। आत्मिक शक्ति से बना विशाल ड्रैगन मृत्यु ऊर्जा में बदल गया और गायब हो गया। वह व्यक्ति अपनी आत्मिक शक्ति को अपने शरीर में वापस नहीं ला पा रहा था। अगर वह ऐसा कर पाता तो दक्ष उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाता। लेकिन उसने इतना अहंकारी होकर ऐसा करने की हिम्मत की थी क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसे लोगों की आत्मिक शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। उसकी आत्मिक शक्ति गायब हो गई और उस व्यक्ति का शरीर धूसर हो गया। वह अब एक लाश बन गया। भीड़ जानती थी कि वह कौन था। वह मानिक परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसे इस तरह मार दिया गया। ये कितने अफसोस की बात है, खासकर जब उसे भाग लेने के लिए चुना गया था। उस समय मूनस्वर्ड संप्रदाय के युवक ने दक्ष की आत्मा के एक अंश को नष्ट किया था। इसलिए दक्ष की आत्मा सिर्फ घायल हुई थी। वह मरा नहीं था। लेकिन इस समय सभी योद्धा अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग कर रहे थे और बैंगनी आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। अगर उनकी आत्मिक शक्ति को नष्ट कर दिया गया तो योद्धा भी मर जाएगा। इधर दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। उसकी आत्मिक शक्ति दहाड़ उठी और सब पीछे हट गए। मृत्यु स्वर्गीय ऊर्जा हवा में भर गई और उसने बैंगनी बादलों के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। महामहिम, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, या आप सारी बैंगनी आत्मिक शक्ति अकेले ही सोख लेना चाहते हैं? किसी ने ठंडे स्वर में पूछा। अचानक अनगिनत मृत्यु भले प्रकट हुए और वक्ता की आत्मिक शक्ति की ओर बढ़े। जब उस व्यक्ति ने भयानक मृत्यु ऊर्जा की ताकत का एहसास किया तो उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा, मृत्यु ऊर्जा में एक शून्यता तलवार समाहित है।
हवा में एक भयानक चीख निकली। उस व्यक्ति की आत्मिक शक्ति घायल हो गई थी, लेकिन वह उसे अपने शरीर में वापस लाने में कामयाब रहा। उसने अपनी आंखें खोली और दक्ष की आत्मिक शक्ति को हत्या की आंखों से देखा। हालांकि दक्ष ने उसे अनदेखा कर दिया और बैंगनी आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। सब लोग उससे दूर चले गए। देखते ही देखते बैंगनी बादलों से फायदा उठाने वाला लगभग अकेला वहीं रह गया। लोगों ने एक एक करके अपनी आंखें खोली और उसे ठंडी निगाहों से घूरने लगे। वह आदमी बहुत आगे जा रहा है। बैंगनी आत्मिक ऊर्जा से सिर्फ वही फायदा उठा रहा है। किसी ने कहा, वह बेहद बदतमीज है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। किसी और ने ठंडे स्वर में कहा, वह बेहद बदतमीज है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। किसी और ने ठंडे स्वर में कहा, कोई भी सिर्फ दक्ष को बैंगनी आत्मिक शक्ति का फायदा नहीं उठाने देना चाहता था। लेकिन वे अपने असली शरीर से हमला नहीं कर सकते थे, वे सिर्फ आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना आक्रामक होगा और सारी बैंगनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। इधर दक्ष को ये बहुत पसंद था। लोगों को अपनी आत्मिक शक्ति अपने शरीर में वापस लाने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन वे उसके खिलाफ क्या कर सकते थे? वे लोग ये सोचकर आए थे कि यह एक अविश्वसनीय अवसर होगा। लेकिन उन्हें पता चला कि वे एक बहुत ही भयानक योद्धा का सामना कर रहे थे। अंत में बैंगनी आत्मिक शक्ति आसमान की ओर बढ़ती रही। दक्ष ने अपनी आत्मिक शक्ति से बैंगनी आत्मिक शक्ति को नियंत्रित किया। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसकी आत्मिक शक्ति और बैंगनी आत्मिक शक्ति आसानी से एक हो गई थी और उसके बाद आत्मिक शक्ति के उस सम्मलन को धरती और आकाश के साथ मिलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसके अलावा वह पूरी शक्ति को आसानी से अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकता था। ऐसा ही महसूस होता है जब आपकी आत्मा धरती और आकाश के साथ मिल जाती है। महान सम्राट बनने के लिए यह एक जरूरी कदम है। दक्ष ने अपनी आत्मिक शक्ति को हवा में ऊपर उठाते हुए सोचा, बैंगनी आत्मिक शक्ति आसानी से धरती और आकाश के साथ मिल सकती है। इसलिए इसने दक्ष को यह अनुभव करने का एक अच्छा मौका दिया कि यह कैसा लगता है। इस समय हर कोई उसकी ओर हत्या की भावना से देख रहा था। गोल्डन इको रिज की एक विशाल इमारत में गोल्डन इको रिज के शक्तिशाली योद्धा अपना सिर उठाए आकाश की ओर देख रहे थे। वह आदमी बहुत गंदा है, एक युवती ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली भी है। उसके साथ खड़े युवक ने कहा, वह सचमुच बहुत ताकतवर है, उसकी आत्मा जरूर भयानक रूप से मजबूत होगी। महिला ने सहमति जताते हुए कहा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, वह अभी तक महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच पाया है और यह सामान्य नहीं है। उसे हमारे साथ आ जाना चाहिए। उसे गोल्डन इको रिज में शामिल कर लो। लेकिन अगर वह महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? दूसरी महिला ने उदासीनता से पूछा। वह वास्तव में सहमत नहीं थी। भले ही वह महान सम्राट स्तर को भेद ना पाए, कोई बात नहीं। ये गोल्डन इको रिज के लिए हानिकारक नहीं हो सकता। लेकिन अगर वह महान सम्राट स्तर को भेदने में कामयाब हो गया तो वह भयानक रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक महिला की ओर देखा और कहा, निधि, हमें यहाँ तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ठीक है, निधि ने सिर हिलाते हुए कहा। विशाल क्षेत्र में इधर दक्ष अभी भी बैंगनी आत्मिक शक्ति का आनंद ले रहा था। बैंगनी आत्मिक शक्ति हवा में ऊपर थी और लगातार धड़क रही थी। बैंगनी आत्मिक शक्ति एक विशाल ड्रैगन में बदल गई, फिर एक तलवार में और फिर कई अन्य चीजों में ये लगातार रूपांतरित होती रही। ये प्रकृति की सभी चीजों में रूपांतरित होने में सक्षम थी। इस समय हवा में एक आकृति प्रकट हुई। वह मृत्यु देवता जैसी दिख रही थी और भयंकर गर्जना कर रही थी। हवा में अनगिनत भयानक मृत्यु भाले प्रकट हुए। वे सभी आत्मिक भाले थे और उनका प्रहार भयानक रूप से शक्तिशाली था। अपनी शक्ति से मैं आसानी से बैंगनी आत्मिक शक्ति उधार ले सकता हूँ। दरअसल सामान्य परिस्थितियों में भी मुझे अपनी आत्मिक शक्ति को धरती और आकाश के साथ एकाकार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं बैंगनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल ना करूं तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसे अब और कोशिश करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि सामान्य परिस्थितियों में उसे यह बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन वह दूसरे लोगों से अलग क्यों था? उसने सोचा। दक्ष ने अपनी आत्मिक शक्ति को अपने शरीर में वापस बुलाया और अपनी आंखें खोली। वह उलझन में लग रहा था। कोई साधना स्तर नहीं, वह महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह इस तरह साधना अभ्यास कैसे जारी रख सकता था?
दक्ष ने सोचा। दक्ष ने अपना सिर उठाया और बैंगनी आत्मिक शक्ति को देखा। वर्षों बीत चुके थे। अगर वह महान सम्राट स्तर को नहीं तोड़ सका तो वह हिमवंश में कैसे जा पाएगा। उसने सोचा। निखिल का शरीर राजा जैसा था और वह बहुत ताकतवर था। 20 साल बाद वह और भी डरावना हो जाएगा। दक्ष सिर्फ शारीरिक शक्ति के बल पर निखिल से नहीं जीत सकता था। उसे आगे बढ़ना ही था। इस समय निधि दक्ष के पास पहुंची और उसने पूछा, बैंगनी आत्मिक शक्ति कैसी लगी। दक्ष ने पलटकर निधि को देखा। वह खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी और काफी आकर्षक लग रही थी। लोगों को आमतौर पर ऐसी महिलाएं बेहद खूबसूरत लगती थी। हालांकि दक्ष को पहले से ही ऐसी महिलाओं की आदत थी। उसकी जिंदगी में ऐसी कई महिलाएं थी। उसने बस शांति से कहा, मेरा तो बस हो गया। फिर वह मुड़ा और चलने लगा। बैंगनी आत्मिक शक्ति उसे महान सम्राट स्तर तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकी। उसे अब यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं थी। इधर दक्ष को जाता हुआ देखकर निधि की खूबसूरत आंखें चमक उठी। वह उससे बात कर रही थी और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रुको, निधि ने कहा। दक्ष रुक गया। अपना सिर घुमाया और पूछा, तुम क्या चाहती हो। गोल्डन इको रिज में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ तो तुम निश्चित रूप से महान सम्राट स्तर तक पहुंच जाओगे। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि दक्ष ने उसकी ओर देखना बंद कर दिया और आगे बढ़ते हुए कहा, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। दक्ष की बात सुनकर निधि की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने दक्ष की पीठ पर नाखुशी से नजर डाली। उसने कहा, वह आदमी वाकई बहुत बदतमीज, घमंडी और दबंग है, पर है तो एक छोटा सा साधना सम्राट ही मेरे सामने इतनी घमंडी हरकत करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। हे, सच में बहुत घमंडी है। युवक ने उसके पास आते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह गोल्डन इको रिच को सम्मान नहीं देगा। तुमने मुझे उस बेवकूफ को बुलाने के लिए मजबूर किया। कितना नीच है। महिला ने दुखी होकर कहा। दक्ष ने इतने सारे लोगों के सामने उसका अपमान किया था। उसके जैसे ऊंचे सामाजिक रुतबे वाले व्यक्ति के लिए ये ठीक नहीं था। छोड़ो भी, उस आदमी ने मून स्वर्ड संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मार डाला है। उसने हमारा निमंत्रण ठुकरा दिया। लेकिन जब वह बाहर जाएगा तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। हम जाकर देख सकते हैं। उस युवक ने शांति से कहा, ठीक है। निधि ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर निधि और वह युवक दक्ष के पीछे चले गए। गोल्डन इकोरी के बाहर। इधर दक्ष चलता रहा। दक्ष ने आह भरी। वह ठंडा और विरक्त लग रहा था, लेकिन उलझन में भी था। जब वह गोल्डन इकोरी से बाहर पहुंचा तो वहां कुछ लोगों ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। वे सभी मून स्वर्ड संप्रदाय के योद्धा थे। शिक्षक, उस आदमी ने हमारे साथी शिष्य को मार डाला, जबकि किसी ने उसे नाराज नहीं किया था या उससे कुछ कहा नहीं था। उन दो शिष्यों ने जो पहले ही वहां से जा चुके थे। दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। उनकी आंखें हत्या से भरी हुई थी। उनके शिक्षक ने एक सफेद वस्त्र पहना हुआ था और उसकी पीठ पर तलवार लटक रही थी। वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। उनकी तलवारबाजी की मंशा हवा में फैल रही थी। वह दक्ष को घूर रहे थे। उनकी आंखों से भी तलवार की मंशा झलक रही थी। इधर दक्ष की आंखें काली पड़ गई। उस आदमी ने उसकी आत्मा के अंश को नष्ट कर दिया था और वे दो लोग कह रहे थे कि उन्होंने दक्ष को नाराज नहीं किया था। हालांकि दक्ष ने उनकी बात अनसुनी कर दी और वहां से जाने लगा। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दक्ष से कहा, यहीं रुको। हालांकि दक्ष ने उसे अनदेखा किया और चलना जारी रखा। मैं एक महान सम्राट हूं। मैं युवाओं को धमकाना नहीं चाहता। अभी रुको, तुम्हारे पास 3 मौके हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शांति से कहा। वह दक्ष की ओर नहीं बढ़ा, लेकिन उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और तेज तलवारों की ऊर्जाएं उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। अंततः वह दक्ष की ओर चलने लगा और हवा में कई प्राचीन तलवारें प्रकट हुई। हालांकि दक्ष फिर भी नहीं रुका। वह चलता रहा और उस आदमी को पूरी तरह से नजरअंदाज करता रहा। उनसे कुछ ही दूरी पर निधि और गोल्डन इकोरिच का युवक बर्फीली मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे। दक्ष ने मून स्वर्ड संप्रदाय के एक महान सम्राट के सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत की। मून स्वर्ड संप्रदाय एक शक्तिशाली समूह था और उस शिक्षक की मून स्वर्ड संप्रदाय में अच्छी प्रतिष्ठा थी। वह एक महान सम्राट था और मून स्वर्ड संप्रदाय में उसका मुकाबला बहुत कम लोग कर सकते थे। दक्ष मरने वाला था। उन्होंने सोचा। इधर उन दोनों शिष्यों ने दक्ष को भयावह दृष्टि से देखा, मानो वे किसी मृत शरीर को देख रहे हो। इधर दक्ष उदास था क्योंकि भविष्यवक्ता ने उसे बताया था कि वह महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। वह हताश और निराश महसूस कर रहा था।
उसने बस तलवार की ऊर्जाओं को अपने शरीर को घेरने दिया और कुछ नहीं किया। ये देखकर मूनस्वर्ड संप्रदाय का शिक्षक चकित था और उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसकी तलवार की ऊर्जाएं और भी तीव्र होती जा रही थी और जैसे जैसे वे एकत्रित होती गई, हवा में सीटी बजती रही। तीखी तलवारें आकाश में उड़ी और दक्ष की ओर बढ़ी। हालांकि दक्ष चलता रहा, उसके चारों ओर पवित्र आत्माएं प्रकट हुई और पवित्र तलवारों में बदल गई। उसकी भयानक तलवार की मंशा भी हवा में फैल गई और तीव्र होती गई। साथ ही उसने एक भयानक मृत्यु शक्ति भी छोड़ी। तलवार योद्धा, वह भी एक तलवार योद्धा है। भीड़ ने कहा, दिलचस्प, उसने महान सम्राट स्तर के एक तलवार योद्धा का सामना करने की हिम्मत की। ऐसा नहीं लग रहा कि वह भागना चाहता है। भीड़ ने कहा। हालांकि इस समय भीड़ दंग रह गई। एक भयानक तेज तलवार ने उस पर हमला किया, लेकिन वह दक्ष के शरीर को भेद नहीं पाए। उसके कब्जों में छेद हो गए। बस इतना ही। क्या भयानक भौतिक शरीर है। भीड़ ने हैरान होकर कहा। इस समय कई लोगों के दिल धड़क रहे थे। गोल्डन इको रिच के 2 योद्धा भी चकित थे। इतना शक्तिशाली शारीरिक बल, वह इतने भयानक हमलों का प्रतिरोध कर सकता है। ये कैसे संभव है? भीड़ ने सोचा। भीड़ हैरान थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि यह एक सच्चाई थी। उसने